हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हमने इससे पहले क्लास में 60 क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, लगभग इसमें 160 क्वेश्चन के लगभग हैं इस चैप्टर में, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है। तो आज लगभग 100 क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन तेज़ी से करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, क्वेश्चन को समझाने बैठ जाते हैं जब। तो जो कंसेप्चुअल क्लास होगी, जो समझाने वाली होगी, उसको हम जब हिस्ट्री की एक प्रॉपर क्लास करेंगे, जब हिस्ट्री को प्रॉपर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसमें अगर मुझे ज़रूरत लगेगी कि ये चीज़ बता देनी चाहिए तो मैं उसको बताता हुआ चलूँगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन करता हुआ चलूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। इसमें क्या है आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक, कहाँ से, किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हमने शायद कर ली थी। तो ये कहाँ से मिला है, उस किसी खेती के, धान की खेती के। तो ये कौन सा है, कोल्डी हवा। ठीक है, ये बेलन घाटी का ही क्षेत्र है। 60वां क्वेश्चन इसी से संबंधित था। ठीक है, आगे देखिए कि इसमें खाना बदोश आदमी, खाना बदोश का मतलब है जो चलवाए होते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ, फिर कहीं और जाके बस गए, वहीं खेती करने लगे, फिर वहां से निकल के फिर कहीं और चले गए, वहाँ खेती करने लगे। ठीक है, इस तरीके जो कबीलाई रूप में रहते हैं, खाना बदोश, इस तरीके के। तो खाना बदोश आदमी किस काल में स्थायी रूप से बसना प्रारंभ करता है। तो आपको पता है कि नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से बसना आरंभ कर देता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो जो गंगा का मैदान है उसमें मानव की प्राचीनतम बस्ती, मानव की प्राचीन, ये किसकी बात कर रहा है, गंगा के मैदान की बात कर रहा है। तो गंगा के मैदान में जो मानव की प्राचीनतम बस्ती है, उसका जो अवशेष है वो कहाँ से मिला है, प्राचीनतम अवशेष कालपी से। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल के से गर्त आवास या गर्त निवास एक ही बात होती है। पिट का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, और ड्वेलिंग, पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से, आपका बुर्ज होम से। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास, फिर आ गया ये, तो आपका गुफर काल से। ठीक है, बुर्ज होम, गुफर काल, ये सब कैसे हैं, गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों में अवशेष कहाँ से हैं, वही बुर्ज होम और गुफर काल। तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहता है भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, इस बात के संकेत खुदाई में निम्नलिखित में से कहाँ से मिलते हैं। जो हमने अभी देखा गुफर खाल, जो बुर्ज होम है, वो कहाँ के क्षेत्र है, वो कश्मीर के हैं दोनों ही। ठीक है, तो कश्मीर में इसका आंसर हो जाएगा। गर्त निवास, फिर से क्वेश्चन बना है कि किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक कालीन संस्कृति। ठीक है, आगे देखिए, दक्कन में राख के टीले प्रदर्शित करते हैं वह स्थान जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियां दी जाती थी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की जगह, यही है इसका आंसर सी। तो जो दक्षिण में राख के टीले मिले हैं, अब कहेंगे राख के टीले को मवेशियों से क्या मतलब है, पशुओं से। तो जहाँ उनका गोबर इकट्ठा होता था, ठीक है, उस समय के अनुसार वो दब के उसमें मीथेन गैस बनती है और उसमें आग लगती है, फिर वो किसमें चेंज हो गया, राख के टीलों में, अंदर ही अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आगे देखिए, तो उससे पता चला कि लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। तो राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो ये कौन सा है, दक्षिण भारत आपका। ठीक है, चाक यानी कि व्हील का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल से है। तो आपको पता ही है ये नवपाषाण काल से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं कहाँ, बताइए। कुत्तों के साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके बुर्ज होम से मिले हैं। ठीक है, मानव समाधानों में बकरी, अब बकरी किस में आता है, बकरी पशुपालन में आता है, कुत्ता पशुपालन में नहीं आता। मतलब कुत्ता पशुपालन है लेकिन वो कृषि में नहीं आता। ठीक है, कृषि में कौन सा आता है, वो पशुपालन जिनका हम कृषि के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे अभी इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मानव समाधानों में बकरी को दफनाए गए थे कहाँ, तो ये बकरी दफनाने की बात करता है। तो फिर ये कहाँ की बात कर रहा है, तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। तो ये कहाँ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ से। ठीक है, अब देखिए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपलब्ध जो औजार हैं वो उपलब्ध हुए, तभी तो पता लगा कि नवपाषाण में व्यक्ति
कृषि करने लगा था। ठीक है, तो ये सही है। स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अवशेष या अश्म उपकरणों का विकास तथा उनका उपयोग हो। ठीक है, तो ये कौन सा है इसका आपका ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि कथन का कारण इसका क्या करता है, ये इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पढ़िए निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है। तो बिहार के स्थलों का आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में नहीं है। तो बिहार में देखिए चिरांद है, चेचर है, ताराडीह है, लेकिन बोरोडीह नहीं है। ठीक, इस तरीके से अब देखिए, अच्छा इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। देखिए प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब इसमें ये बात सही है तो ये तो गलत हो ही जाता है, तो ये तो होगा ही होगा नहीं। देखिए सवाल करना है एलिमिनेशन तकनीक क्या है, तो डी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या क्यों, क्योंकि ये कहता है ए गलत है। ठीक, अब ये कहता है ए सही है, तो ये हो सकता है ए और आर दोनों सही है, हो सकता है आर भी सही है। तो अब पढ़ेंगे अगला वाला, क्योंकि अब आर की भूमिका आ गई है इसमें। स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था, क्या आवश्यक था, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्म उपकरण का विकास और उपयोग हो। ठीक है, तो ये सूक्ष्म उपकरणों का उपयोग नहीं था। ठीक है, तो ये गलत है। ये मैंने पहले इसको सही कर दिया था, थोड़ी सही से मैं इसको नहीं पढ़ पाया जल्दबाजी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये गलत हो गया। तो इसमें क्या है, ए सही है और आर गलत है, आंसर सी। ये आपका कर लिया, इसमें क्या है, बरूढ़ी है। अब आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और ये कैसे सुमेलित करना है, इसके सामने जो दिया गया है वो देखना है सही है गलत है। तो ये पांडुराज डीबी, तो ये पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। कुचाई उड़ीसा में है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। दार्जिलिंग होर्डिंग असम में है, बिल्कुल सही है ये भी। और ये तो फिर जब मेघालय बचा है तो अपने आप ही सही होगा। तो याद रखना आपको, एग्जाम में इसी में ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आगे, पायन थोरल का 3, तो ये कहाँ पे है आपका, मेघालय में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, तो कौन सा हुआ, आंसर इज ए। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सबको पता है। उतनूर आंध्र प्रदेश में है, सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। हल्लूर कर्नाटक बिल्कुल सही है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु, सारे सही हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें ए सही होगा, 1 2 3 और 4। आगे देखिए, 78 निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहते हैं। तो चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण संस्कृति को, या ताम्र युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, चालकोलिथिक। बिल्कुल अभी देखा आपने। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी है, बताइए। सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, तांबा। ठीक है, आगे देखिए, 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कि इसमें से कोई एक ऐसा है जो सही नहीं है। ठीक, तो भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। ये भारत की बात करता है, और कौन सा पुरापाषाण कालीन मानव, तो पुरापाषाण काल में मानव अग्नि से परिचित था ही नहीं। हालांकि अगर हम बात करें तो पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, उत्तर पुरापाषाण, मध्य और निम्न। तो जो मध्य वाला है उसमें आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन भारत के लिए सही नहीं है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुरनूल में पुरापाषाण कब्रें मिली हैं। ठीक है, तो ये इसमें दक्षिण, ये भी गलत है। कौन सा कथन सही, तो दो तो इसमें गलत नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें एक ही सही होगा। तो इसमें क्या हो गया आपका 81, क्वेश्चन नंबर 81, इसमें आपका आंसर क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि ये क्या कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं, तो ये सही नहीं है। तो ये सही नहीं होने के कारण आंसर इज बी। तो कैमूर श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणकालीन चित्रकला, ये तो सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग और आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि लौह युग जो है वो आपका उत्तर वैदिक काल है, और जो ताम्र युग है आपका वो
वो उससे पहली सभ्यता जो मेसोपोटामिया, सॉरी, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित है, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। पाषाण युग के बाद तुरंत दक्षिण भारत में लौह युग प्रारंभ होता है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा डायरेक्ट ही हुआ होगा कि मानव को उसके बीच की कोई धातु पता नहीं होगी, लेकिन ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो जब ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते तो हम क्या ऐसे ही आइडिया लगाते हैं। तो इसमें क्या सही है, इसमें आपका ये बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए, सूची को सूची 2 से 7 सुमेलित कीजिए। तो ये क्या कहता है, पुरा पाषाण काल। तो मानव कैसा है उस समय में, आखेटक और खाद्य संग्राहक, ठीक है। मध्य पाषाण काल में कैसा है मानव, आखेटक और पशुपालक, ठीक। नवपाषाण काल में कैसा है, खाद्य उत्पादक, ठीक है। और ताम्रपाषाण काल में कैसा है, कृषक। देखिए कृषक ताम्रपाषाण काल में भी है, नवपाषाण काल में भी है, लेकिन हमें जो ज्यादा सही और इसके लिए ज्यादा सटीक है वो देखना है, ठीक है। नहीं तो अगर हम यहाँ बात करें पुरापाषाण काल की, तो मानव जो आखेटक ही है यहाँ पे। लेकिन जो पुरापाषाण काल का उच्च पुरापाषाण काल है, वहां तक आते आते मनुष्य खाद्य संग्राहक हो चुका है। मध्य तक ही हो चुका था, तो लेकिन उच्च तक पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। लेकिन मध्य पाषाण काल जो है, ये मध्य पाषाण काल की बात करता है, तो इसमें आखेटक तो है ही है, लेकिन पशुपालन इसमें बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है। लेकिन पशुपालन यहाँ पे आके सही होता है। तो इसमें खाद्य उत्पादक भी है, पशुपालक भी है, ठीक है। स्थायी घरों में निवास भी है, स्थायी घरों में निवास। जब स्थायी घरों में निवास हो गया तो परिवार तो बन ही गया होगा, नॉर्मल सी बात है। जब परिवार बन जाएगा तो खेती करेगा, तो ताम्रपाषाण काल में खेती, ठीक है। तो हम ताम्रपाषाण काल को पीछे नहीं ले जा सकते, आगे ही करना है, क्योंकि ये इसके बाद की का समय है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, उनके बीच में भी कुछ ऐसे अवशेष मिलते हैं, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में लिंक था कुछ ना कुछ। अर्थात कहते हैं कि जो हड़प्पकालीन संस्कृति के जो ऐसे जो राजस्थान और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वे कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण कालीन से कालीन संस्कृतियों से आपस में व्यापार करते थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए सूची, फिर से सूची का आ गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें विशेषता बतानी है, और ये काल है। देखिए पुरापाषाण काल शैलाश्रय, बिल्कुल ठीक है। मध्य पाषाण काल नदी तटावास, एकदम बढ़िया। नवपाषाण काल ये गर्तावास है, ठीक है। नवपाष ये गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल कहाँ से, कच्चे और पक्के मकान, ठीक है। पक्के मकान तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये मकानों में रहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब आग का आविष्कार हो चुका था तो पक्के मकान भी थे, लेकिन बड़े स्तर पर नहीं थे, बड़े स्तर पर कच्चे मकान ही थे, झोपड़ी नुमा। तो इसमें आंसर हो गया ए। आंसर लगाया जाता है जो सबसे ज्यादा सटीक हो, सही होता है, ठीक है। अब देखिए सूची में 1 में स्थल है और उसमें फिर क्या संस्कृति है, तो संस्कृति और स्थल देखना है। तो अतिरम पक्कम कहाँ है, दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की अतिरम पक्कम जो स्थान है वो पुरापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, बिल्कुल। चौपानी मांडो, चौपानी मांडो किससे संबंधित है, आपका मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और कुल्ली और नाल ये दोनों कहाँ से है, प्राक हड़प्पा सभ्यता का है। और इनाम गांव किसका है, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता या संस्कृति भी कह सकते हैं आप, उससे संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन हो गया 1 2 3 4 ए बी सी और डी, यानी कि ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अब देखिए नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, ठीक। इसमें देखते हैं नवदा टोली, अरे 153 कैसे आ गया ये, अच्छा चलो कोई बात नहीं, 153 भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, मार्टिमर व्हीलर, के डी वाजपेयी, एच डी सकालिया, वी एस वांकड़ ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, ये तो आपको पता है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, 40। निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, पय्यमपल्ली, पोरकल्लम, आदि चन्नलूर और अरेनूर। अच्छा इनमें उपस्थित में कौन सा है, पय्यमपल्ली, ठीक है। आगे देखो, वैसे ये मुझे लग रहा है ये है आदि चन्नलूर, ठीक है। इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक। ये कितने से है, 156, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 153। तो 153 में एच डी सगालिया, नवदा टोली, ये याद रखना है आपको, एच डी सकालिया, मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। नवदा टोली, ठीक।
अब देखिए इसमें, तो निम्नलिखित महापाषाणी संस्कृति के स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में? ठीक है, आदि चन्नलूर। ठीक, ये वाला। अब देखिए आगे, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्राय नदी या झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, ये बात सही है। जो दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र है वे कहाँ मिले हैं? नदी और झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और ये इसका क्या, इसकी व्याख्या भी सही से कर देता है। भारत में ताम्र निधि यानी कि कॉपर हर्ड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है आपका? देखिए ये तो जाना जाता है लोहे के लिए, ठीक है, तो ये गुगनेरिया है। ठीक है, गुगनेरिया में। ये झिंझाना भी ताम्र के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कर रहा है, सबसे बड़ा भंडार तो कौन सा है? गुनगेरिया। ठीक, आगे चलिए। ताम्र भंडार में भरा पूरा स्थल गुगनेरिया किस राज्य में स्थित है? अच्छा देखिए सवाल आ गया आगे इसी में ही, किस राज्य में स्थित है? तो 159 किस राज्य में स्थित है, इसको एक बार देख लीजिए। गुगनेरिया, अच्छा हम इसको गुगेरिया पढ़ते हैं। तो ये है आपका अ, सबसे स्थल अच्छा गुगेरिया कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, भोजपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि का प्रचलन है, वह कहाँ से मिलता है? श्रृंगवेरपुर से, यहाँ से, श्रृंगवेरपुर से। कहाँ से मिलता है? श्रृंगवेरपुर से। ये रहा श्रृंगवेरपुर, यानी कि सिंगरौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिंगरौली भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो सिंगरौली आपके कहाँ पे है? गाजीपुर में है, इलाहाबाद में है? ये आपका इलाहाबाद में है। भीमबेटका किसने खोजा था? भीमबेटका विष्णु श्री वाकणकर ने। ठीक है, ये। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन 85 पे आ जाते हैं। देखिए ये आपको ढंग से इसमें बताना है कि 1 2 3 4 ये कौन कौन से हैं। तो देखिए एक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ऐसे समझिए। तो ये पाकिस्तान का कौन सा वाला क्षेत्र है? बलूचिस्तान का। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मेहरगढ़ है। तो ये है आपका मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ इसमें भी है, तो आपको अभी रुकना है। अब देखिए दूसरा, ये वाला, तो ये देखिए ये गुजरात है और ये राजस्थान है। तो ये कालीबंगन है। तो ये कौन सा आ गया? कालीबंगा। तो दूसरे नंबर पर कालीबंगा है, पहले नंबर पर मेहरगढ़ है। ये बस क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा बचा? ये तीसरा, ये कोटदीजी है, और सुतकोंगडोर कहाँ पे है? गुजरात में है आपका। ठीक है, उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा भी कह सकते हैं आगे तरीके से। आगे देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती के नाम से मैंने आपको बताया ही था, आहड़ है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति पल्लवित हुई है? अब ये आपको ये बताने की, ये संस्कृति जो है, इन्होंने जो है ये इतना जो बताया है कि ये संस्कृति कौन सी संस्कृति, देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये गुजरात है आपका। ठीक है, और ये आपका महाराष्ट्र है। और ये वाली जो नदी है ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। ये नर्मदा है और ये ताप्ती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये संस्कृति विकसित हुई है, ये कौन सी है? मालवा, मालवा संस्कृति। ठीक है, अगर ये यहाँ पे होता राजस्थान में, तो ये कौन सी हो जाती? बनास संस्कृति। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, दक्षिण सॉरी उत्तर में चले जाते तो फिर ये आपका कौन सा हो जाता? गुफर काल, बुर्ज होम वगैरह जो है आपके, फिर ये उससे हो जाता। तो ये कौन सा है? बनास संस्कृति का एक चित्र है। आगे के लिए ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हाँ, यूपीएससी में ही पूछा गया है 1996 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें सुमेलित करना है क्या? आहड़ संस्कृति बिल्कुल राजस्थान की है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है। पैत संस्कृति मध्य प्रदेश में है। सवालदा संस्कृति महाराष्ट्र में है, और प्रभास संस्कृति गुजरात में है। ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाते हैं ये। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जरूरी नहीं है कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही देगा। यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये तुक्का लग रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि सब ए का बी, ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में ऐसा है। तो आपको याद रखना है, प्रभास जो है किसका है? गुजरात का है।
ठीक है, सलावत किसका है? मध्य प्रदेश का। फिर से आ जाइए, इसमें फिर से देखते हैं अगले क्वेश्चन में। तो पश्चिम, ये क्षेत्र बताना है और ये संस्कृति बतानी है इधर। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करता है। मध्य प्रदेश पश्चिमी का मतलब क्या है? जो आपका उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र है। तो ये वाला कौन सा है? नवदा टोली, बिल्कुल सही है ये इसमें। बिहार में अभी हमने बताया था चिरांद चेचर, ठीक है, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। पश्चिम, ये जो महाराष्ट्र है, ये जोरवे संस्कृति कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। गुजरात का रंगपुर गुजरात में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी इसने यही आंसर रख दिया इसका, ठीक है, ए। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? तो आपको याद रखना है ये कहाँ से मिला है? दैमाबाद से, ठीक है, दैमाबाद से ये ऐसा प्राप्त हुआ है। अब देखिए आगे। 91, निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान, तो 5 कमरों वाला मकान कहाँ से मिला है? इनाम गांव से, ठीक है। आगे देखिए, किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रित मृत भांड को सर्वोत्कृष्ट माना गया है? तो सर्वोत्कृष्ट सबसे ज्यादा अच्छा किसको माना गया है? आहड़, देखिए, कैथ, कैथा, अरण, सवालदा ये एमपी का है। मालवा ये भी एमपी का है। कायथा राजस्थान और आहड़ ये भी आपका उधर का ही है। तो पूछते हैं किस क्षेत्र में आपसे मृत भांड सर्वोत्कृष्ट, तो सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या है? जो सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा कौन सा है? 92 में क्या हो सकता है 92 में? हाँ हाँ, देखिए ये तो राजस्थान की संस्कृति है। कैथ है, एरन है, त्रिपुरी है, ठीक है। ये सलावद ये एमपी की है, ये मालवा भी एमपी का। तो इसमें आहड़ तो राजस्थान में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनमें से ही कोई सा एक हो सकता है। इसमें आप मालवा लगाइए क्योंकि मालवा का बेटर मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्या है? ताम्रास में ताम्र पाषाण काल चालकोलिथिक। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वही उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसा आज चला आ रहा है। हालांकि आज अपने घर में नहीं दफनाते, लेकिन मृत व्यक्ति को उत्तर दक्षिण ही दफनाया जाता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। महाराष्ट्र क्षेत्र में देखना है। तो इसमें क्या बताना है? ताम्र पाषाणिक क्षेत्र है और ये समाधान बताने हैं। तो महाराष्ट्र क्षेत्र, शव को उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाना, सही। दक्षिण क्षेत्र, शव को पूर्व और पश्चिम में, बिल्कुल सही है। पश्चिमी भारत में पूर्व पूर्ण समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है आपका। चारों ही सही है, ए सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा समय आता है इतिहास के आधार पे? तो सबसे पहले आता है पाषाण काल, फिर आता है ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल। कांस्य काल का मतलब क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा। और लौह काल कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। तो नॉर्मल सी बात है भाई, पहले पाषाण काल आया, फिर ताम्र पाषाण काल आया, फिर हड़प्पा सभ्यता आई और फिर आपका उत्तर वैदिक काल आता है। तो कौन सा आ जाए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए इसका सही आंसर होगा। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा, हाँ, भारत में लोहे का प्रयोग 2000 ईसा पूर्व नहीं है, 1500 ईसा पूर्व नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रारंभिक वैदिक काल है। 1700 ईसा पूर्व भी प्रारंभिक वैदिक काल का ही क्षेत्र है। तो आपको 1300 ईसा पूर्व आपको सही मान लेना है। हालांकि भारत में लोहे का जो प्रारंभिक उपयोग है, ये 800 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा इलाहाबाद में, ये भारत में मिले हैं साक्ष्य। किसके साक्ष्य हैं? लोहे के साक्ष्य, लोहे के साक्ष्य। कहाँ से मिले हैं? अंतरजी खेड़ा से। और अगर मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात करूं तो गंधार से मिले हैं, गंधार से मिले हैं 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये भी ईसा पूर्व ही है, BCE, और वो भी 1000 ईसा पूर्व है, और ये 800 ईसा पूर्व है, ठीक है। 1300 ईसा पूर्व का कोई तुक नहीं बैठता। हालांकि फिर भी हम इसके आसपास के क्षेत्र को ही मान लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो समय है, हालांकि वो 1000 से शुरू होता है 600 ईसा पूर्व तक, लेकिन 1300 इसमें आंसर ही नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? इसको यही मान लेंगे, ठीक है। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग, ठीक। तो फिर ये वही बात आ गई, कहाँ? 1000 ईसा पूर्व में।
ठीक है। उत्तरी घाटी कौन सा, गंधार की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल से संबंधित सही नहीं है। भारत में लोहे का आधार 1300 ईसा पूर्व में प्रारंभ 1300 ईसा पूर्व में हुआ। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। पूर्व वैदिक काल में आर्य लोहे का ज्ञान था। देखिए, गलत तो हालांकि ये भी है, लेकिन फिर भी हम इसको ये पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते, क्योंकि लोहे के साक्ष्य अगर 1000 ईसा पूर्व में मिले हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि उससे केवल 300 साल पहले लोहा नहीं जानते होंगे वो। ठीक है। लेकिन उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में, ये मैंने अभी बताया आपको, गंधार में। ठीक है। और पूर्व वैदिक काल में आर्य लोहे का ज्ञान नहीं रखते थे। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ऋग्वैदिक आर्य है उन्हें लोहे का ज्ञान था नहीं। तो ये क्या कहता है, लोहे का ज्ञान था, तो ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान था, ये बात सही है। पूर्व वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित है, बिल्कुल लोह संस्कृति पे ही आधारित है। लोहे ने ही दोबारा से शहर बसाए हैं। पहला शहर किसने बसाए, तांबे ने, कांसे ने। दूसरे शहर किसने बसाए बसाए, लोहे ने। तो जो दूसरे शहर बसाने के लिए जिम्मेदार है वो लोह धातु ही है। तो मगध का उत्कर्ष हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, शहर बसे और महाजनपद काल आया, और उसमें मगध के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा साम्राज्य विकसित हुआ। वो क्या है, वो लोह के आधार पर ही, अर्थात लोह युग ही है वो। तो लोहे ने इतना बड़ा, लोहे की खोज यानी कि लोहे का उपयोग बहुत बड़ी क्रांति सिद्ध होती है उस समय में, उत्तर वैदिक काल में। तो प्राचीन भारत की द्वितीय नगरी हो गया ना, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, सूची एक में लौह उपकरण स्थल है और ये फिर आपके राज्य हैं। तो अंतरजी खेड़ा अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास क्या है। फिर ये जो आपका नुहू है, ये राजस्थान का क्षेत्र है, नुहू। ये नुहू कह लीजिए, नुहू कह लीजिए, नुहू आप सुनते होंगे, राजस्थान में नुहू है। चिरांद अभी बात करते हैं बार बार, बिहार का ही है। तो ये क्या महिषा दल बचा, ये पश्चिम बंगाल का है। तो फिर से आंसर ए हुआ, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखिए आगे, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट को सही उपयोग कीजिए। राज्य की बात करता है, लौहोपकरण की प्राप्ति की बात करता है। ठीक है। तो इसमें देखिए आगे, राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुरझारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदि चलनालूर। ठीक है, चलनालूर आदि चलनालूर। तो इसमें ये तीनों ही सारे ही सही हैं, तो फिर से आंसर ए इज राइट। आगे देखिए, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। दमदमा, कुरनूल, टेक्कलकोट्टा और नेकुंड। तो कालक्रम बताना है इसका। ठीक है, कालक्रम। तो कुरनूल है दक्षिण भारत का सबसे पुराना है, फिर उसके बाद दैमाबाद है, फिर टेक्कलकोट्टा है, फिर नेकुंड है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। लौह प्रयोक्ता का मतलब जब लोहे का उपयोग होता है तो उसमें बताना है आपको कौन सा शामिल है। गैरिक मृद, हाँ यही नहीं है, तो आंसर इज ए, क्योंकि सबसे पुरानी है। गैरिक मृद भाट आप जानते ही हैं। ठीक है, पाषाण कालीन नवपाषाण काल के आसपास का है। आगे देखिए, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं, पत, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, बिल्कुल यही सही है। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसी पे हाथ रखा गया। पत्थर के बने हुए बड़े औजार ये नहीं है, पत्थर के अस्त्र ये नहीं है, पत्थर की बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री नहीं है, ये सही है इसमें। ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है। तो बृहत पाषाण समाधि किससे संबंधित है, लौह काल से। बिल्कुल सिंपल सी बात है, किससे संबंधित है, लौह काल से। आगे देखिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। महापाषाणिक पुरास्थल पलवाय, ये आपका कहाँ है, देखिए पिकलीहल आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटक का है। ठीक है। तो पिकलीहल और ये कोर का कलम, ये केरल का है। सेंगुणरम तमिलनाडु है, और ये पयमपल्ली आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है ना, ये पलवाय है। ठीक है, पयमपल्ली नहीं पलवाय है। तो आंसर ए इज राइट। आगे देखिए, स्थान का नाम और संस्कृति बतानी है फिर से, ये रटनी चाहिए आपको। ये कुछ इस तरीके के सवाल है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको रट जाने चाहिए। तो सोहन संस्कृति पुरापाषाण काल, बुर्जहोम नवपाषाण काल, रंगपुर ताम्रपाषाण काल आदि चंदलोर कौन सी है, महापाषाण काल। बिल्कुल। आगे देखिए, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल कहाँ पे है,
बस्ती स्थल चिरांद, चेचर, ये कहाँ के हैं? आपके बिहार के हैं। समाधि स्थल पोरकालम, बिल्कुल दक्षिण भारत का है। बस्ती और समाधि स्थल पिकलियल, ठीक है, तीनों ही ठीक है। इसमें कौन सा है आंसर? डी, ये आंसर है क्योंकि तीनों ही सही है। ठीक है, अब देखिए आगे। महापाषाण के प्रकार और सूची दो, समानार्थी शब्द। मेनहरी, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सा है ये? मेनहरी जो है आपका रेडुकल, प्रस्तर स्तंभ है, पत्थरों के स्तंभ। कुड़ाई, कुड़ाईकाल फर्णशिला है। टॉपिकल छत्रशिला है। डोलमेन प्रस्तर मेज है। डोलमेन वही है ये जो महापाषाण काल में कब्रों के ऊपर बड़ा पत्थर ऐसे लगा देते हैं, वही डोलमेन, यानी कि एक तरीके की पत्थर की मेज टाइप की जो है। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें फिर से आंसर इज ए है। अब देखिए ये रहा आपके सामने। इसमें क्या पूछता है ये कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप कौन सा है? मेनहरी का, प्रस्तरवत का, डोलमेन का, या प्रस्तर एक रेखण का? तो देखिए ये इस तरीके से है, ये 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 रखे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं इनके ऊपर, ये तो ये कैसे हैं? मेज के, मेज टाइप के हैं ये। तो ये कैसे होते हैं? मेज टाइप के होते हैं, डोलमेन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों का, ठीक है, इन रंगों में मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। इन इनमें अलग से पुताई हुई, तो कथन ए और आर, इसमें देखिए ए तो सही है, तो जब ए सही है तो ये आपका ए गलत है, यानी कि डी आंसर इसका गलत हो जाता है। ठीक है, तो जब इसे का डी गलत हो गया तो इसमें ऊपर के तीन में से कोई से ठीक होगा। इन रंगों में मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है, अंदर से काले हैं और बाहर से लाल है, तो नॉर्मल सी बात है, अलग से ही पुताई हुई होगी, तो इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। ये सही है, गलत नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो अलग से पुताई हुई है तभी तो अंदर बाहर रंग अलग अलग है, अलग अलग से ना होता तो एक होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ए। आगे देखिए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। महापाषाण में बिल्कुल उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था। दोनों ही सही हैं और इसका व्याख्या करते हैं, दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या करते हैं, तो आंसर कौन सा हो गया? ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही दर्शाता है? तो इसमें क्या है? सबसे बाद में उत्तर काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, ठीक है, और पहले सबसे पहला गैरिक मृदभांड होगा, बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहला गैरिक मृदभांड होता है और सबसे लास्ट का आपका उत्तर पॉलिश वाला है, ये वाला है, तो जिसमें ये सबसे आगे सबसे पीछे होगा। अगर आपको बीच के भी नहीं पता तो आपको अगर ये दो ही याद है तो आप सवाल कर ले जाएंगे, तो आंसर क्या है? ए है। देखिए, ताम्रनिधि भंडार संस्कृति, कॉपर होड कल्चर, ठीक है, तो ये किससे संबंधित प्रारूप? गेरवे ताम्र, देखिए ताम्र पाषाण काल की बात कर रहा है, तो गेरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति, तो गेरवे चित्रित मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, और उत्तर काले पालिश वाले, तो ये तो हो ही नहीं सकता डी, तो उत्तर काले पालिश, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ताम्र पाषाण काल की बात करता है, तो उस समय रंगों का इतना ज्यादा ज्ञान था नहीं, तो गेरवे ही रहेंगे, तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर ए इज करेक्ट। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के सामग्री के रूप में उपयोग किए गए हैं? ठीक है, तो जीवाश्म बिल्कुल सही है, उपयोग होता है। हाथ की कुल्हाड़ियां उपयोग होता है। मृदभांड होता है। अस्थि अवशेष होते हैं। चारों ही इसमें सही आंसर है, एक दो तीन और चार, चारों सही है। ठीक, तो ये इसका आंसर देखिए यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, तो आपका ये प्राचीनतम चूल्हा हर्थ, हर्थ का पुरातात्विक अवशेष, तो इसमें कहाँ से मिला है? बिला सुरगाम से, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिला सुरगाम।
ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है? बिला सुरगाम। अब देखिए निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आपको मैंने पिछली क्लास में भी कराया बागौर से। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? नवपाषाण कालीन, तो कोल्डी हवा, चिरांग, गोफरकाल, ये लिंग सिंगूर है। ठीक है, कौन सा है? लिंग सिंगूर। तो इसमें है 118 में। सही है, लिंग सिंगूर। मानव के क्रमिक विकास के सिद्धांत को पहली बार किसने दिया? तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो सब आपको पता ही है, डार्विन का है ये तो। ठीक है, आगे चलिए। डार्विन कौन है? एक जीव विज्ञानी है। डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी। दोनों सवाल एक साथ दे दिए। डार्विन थे जीव विज्ञानी, अच्छा ये दो बार आ गया, कोई बात नहीं। चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? इंग्लैंड का था। डार्विन का मानव संबंधी विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत का सिद्धांत का खंडन करता है? दैवीय उत्पत्ति का। क्योंकि बाइबल कहती है कि दैवीय उत्पत्ति से जीवन आया है, और वो कहता है क्रमिक विकास से। तो द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसकी है? डार्विन की है। तो चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब हुई थी? ये 1600, सॉरी 1600 में नहीं, 1800, ये गलत है, 1859 में। ठीक है, कब हुई है? डी, 1859 में। आगे देखिए। द डिसेंट ऑफ द मैन, द डिसेंट ऑफ द मैन किसकी है? ये कार्ल मार्क्स की है क्या? नहीं, कार्ल मार्क्स की नहीं है, फ्रेडरिक एंजल की है। ये डार्विन की है, द डिसेंट ऑफ द मैन। निम्नलिखित में किसने कहा था जीवों के अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके लिए परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बचते हैं? ये किसने कहा था? डार्विन ने कही थी ये बात भी। आगे देखिए। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है? जो फ्रैंकलिन है, तो ये कौन सा है इसका? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मानव को जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में नहीं, ये औजार बनाने वाले के, ये मानव ने औजार, मानव नहीं बनाई है। और तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है पृथ्वी पर जिसने औजार बनाए हो। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है कहाँ से? दक्षिणी गोलार्ध से। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है। ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रोपेथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिणी मानव समप्राणी। ठीक है, ऑस्ट्रोपेथेकस का मतलब क्या है? दक्षिणी मानव। आगे देखिए। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? दक्षिण मानव का समप्राणी। नहीं। ये किसका मतलब है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब है। तो हाथों का मुक्त प्रयोग करने वाला मानव नहीं, सीधा चलने वाला ये है इसका। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? द्विपदी, दो पैर वाला। होमो सेपियंस नियंडरथल नामकरण किसका है? स्थान का है ये। और नियंडरथल कहाँ है आपका? नियंडरथल जर्मनी में है। आपको कहाँ है नियंडरथल? जर्मनी में है। तो नियंडरथल जर्मनी में है, फ्रांस में है। देखिए एक बार, एक 133 जर्मनी में ही है। ठीक है, नियंडरथल जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? तो क्रो मैग्नन, चांसलेड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ग्रीमाल्डी। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है आपका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम नहीं है। तो ये होमोसेपियंस सेपियंस नया है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पुराना है। क्रो मैग्नन स्थित है, अब देखिए कहाँ क्रो मैग्नन? जर्मनी में नहीं, फ्रांस में है। क्रो मैग्नन कहाँ है? ये फ्रांस में स्थित है। ठीक है, तो आगे देखिए। क्रो मैग्नन फ्रांस में स्थित है, क्रो मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो मैग्नन है जर्मनी में स्थित एक घाटी, फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय, यानी कि एक शिलाश्रय है गुफा टाइप की जो होती है, वही क्या है आपका? क्रो मैग्नन है। ठीक है, देखो स्थानों के आधार पर इनका नाम रखे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण गोलार्ध का व्यक्ति है। ठीक है, और ये आपका जो क्रो मैग्नन रखा है ये फ्रांस में स्थित है। ठीक, और पिथेकेंथ्रोपस वो कौन सा आपका? जर्मनी का है। प्लेस्टोसीन युग से क्या मतलब है? हिम युग का। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लिस्टो प्लिस्टोसीन का। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर किस पर है? आखेट यानी कि शिकार पर। बिल्कुल, ये बहुत आसान सवाल है, इन्हें आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाण कालीन को अपनाया? तो सिंपल सी बात है, मध्यपाषाण काल की बात कर रहा है। तो कौन सा है? मध्यपाषाण काल ए।
मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? तो ये गार्डन चाइल्ड की रचना है। ठीक है, आगे चलिए। नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? तो देखिए, किसकी संज्ञा? नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है। तो ये कौन है? गार्डन चाइल्ड ही है। ये कौन है? गार्डन चाइल्ड, ये वाला डी। निम्नलिखित में किस काल में मनुष्य किसान का जीवन जीना शुरू करता है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ीनुमा घरों में वास करते थे, बिल्कुल ठीक है। इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बचते थे, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इज ए। आगे आइए। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग में लाया? नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में से किस स्थल पर कपास की खेती? मेहरगढ़, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित है? तो कश्मीर में कौन सा है आपका? बुर्ज होम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा। और नवपाषाणिक स्थल पायनथोरल, ये कौन सा है? पायनथोरल गतीन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है पायनथोरल। हाँ, ये पीछे आया तो था, मेघालय में है। ठीक है। अब देखिए, ये पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? हल्लूर, टी नरसिंहपुर, हेमिंगवे, पय्यमपल्ली। तो इसमें सबसे दक्षिण में कौन सा है आपका? पय्यमपल्ली है। सबसे दक्षिण में कौन सा हो गया? पय्यमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो बनास संस्कृति आपकी उसकी है, बनास संस्कृति जो है वो आपकी राजस्थान में है। तो देखिए, सलावत संस्कृति ये कहाँ है? आपकी एमपी में। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। कायाथा और कायाथा ये कहाँ है आपकी? ये भी आपकी कायथ एरन और त्रिपुरी। कायथ एरन त्रिपुरी ये पढ़ेंगे आपकी महाराष्ट्र में। और ये आहार संस्कृति जो है इसको माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो एक वही बात है। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल? मालवा संस्कृति की बात करता है मालवा। तो मालवा में कौन सा आएगा? नवदा टोली। तो मालवा में नवदा टोली 1 2। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये पुरापाषाण कालीन यानी कि प्रागैतिहासिक काल के सभी क्वेश्चन इससे संबंधित हो गए। अब हम पुरापाषाण काल के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आएंगे अगली क्लास में। ठीक है, 40-50 क्वेश्चन करेंगे उनके, वो इससे थोड़ा एडवांस स्तर के होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। नमस्कार सबको, धन्यवाद।